नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, जिसका शीर्षक है गलती किसकी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। घर के आंगन में फैली सीलन और मिट्टी की महक पूरे वातावरण को भिगाए जा रही थी। इसी बीच पुराने झूले पर छोटा सा शिशु आदित्य लगातार रो रहा था। उसकी किलकारियां नहीं बल्कि मासूम चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। रसोई में खड़ी सावित्री अपने हाथ कपड़े से पोंछते हुए दौड़कर बाहर आई और बेटे को गोद में उठा लिया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में नींद और थकान दोनों छलक रही थी। बच्चे को पुचकारते हुए वह अपने कमरे में चली गई। दूध पिलाने के बाद धीरे धीरे आदित्य की आंखें बंद हुई। उसे झुलाते झुलाते खुद सावित्री की पलकों में भी नींद का बोझ उतर आया। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। सामने खड़ी थी शारदा देवी, उसकी सास। उनकी नजरें बहू पर टिक गई, मानो किसी अपराधी को रंगे हाथ पकड़ लिया हो। अरे सावित्री, सोने का कोई मौका तुमसे छूटता ही नहीं है। अब तो बच्चे का बहाना मिल गया है, मानो इस दुनिया में बच्चा पैदा करने वाली अकेली तुम ही हो। सावित्री की नींद झटके से टूट गई। उसने हड़बड़ाकर बच्चे को और कस के सीने से चिपका लिया। माँ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, तभी तो कमरे में आई। आदित्य बहुत रो रहा था, सोचा पहले उसे संभाल लूं। शारदा देवी ने ताना मारा, बच्चा रोता ही है, इसमें इतना उतावला होने की क्या जरूरत। ये आजकल की छुई मुई माँ अपने जैसे बच्चों को भी छुई मुई बना देती हैं। मैंने भी अकेले ही अनिल को पाला है, कभी ऐसे नखरे नहीं किए। और ऊपर से खाना बन गया था तो क्या मुझे सपना आया कि बहू ने बनाया है और आज खाना मैं खुद ही जाकर निकालूं क्या? जब खाना पका लिया था तो परोसने में कौन सा 10 घंटे लग जाते। सावित्री के मन में टीस उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी, आप एक बार रसोई में देख लेती तो समझ जाती। अच्छा, तो तू यहाँ आराम फरमा और मैं काम करूं? सावित्री ने चुप रहने में समझदारी समझी। शारदा देवी बड़बड़ाते हुए कमरे से निकल गईं। सावित्री चुपचाप बैठी रह गई। उसके भीतर घुटन बढ़ रही थी। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसे ताने सुने थे। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने बीते दिन तैरने लगे। उसे याद आया, जब वह गर्भवती हुई थी, डॉक्टर ने साफ कहा था कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। बीपी बहुत लो है, लेकिन घर में ऐसा कुछ संभव नहीं था। सुबह उठकर पति का टिफिन, फिर ससुर का नाश्ता, कपड़े धोना, दोपहर का खाना, शाम का चाय नाश्ता और फिर रात का खाना, सब उसकी ही जिम्मेदारी थी। लंबे समय तक खड़े खड़े उसके पैरों में शुरुआती महीनों में ही सूजन आने लगी थी। गर्भ के शुरुआती महीनों में उसे बहुत उल्टियां होती। कभी कभी तो इतना चक्कर आता कि वह दीवार पकड़कर ही किसी तरह खड़ी रहती। उसका बीपी अक्सर लो हो जाता। लेकिन जब भी उसने शारदा देवी से कहा तो वही जवाब मिलता, नाटक है सब। दुनिया में सिर्फ तू ही पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और लाखों औरतें करती आई हैं। किसी ने इतने चक्कर, इतनी कमजोरी का बहाना न बनाया। मेहनत करने से औरत का शरीर और बच्चा दोनों मजबूत होते हैं, और तू दिन भर थकी थकी सी रहती है। आलस है सब। सावित्री अपमानित होकर चुप रह जाती। उसका पति अनिल, जो नौकरी पर सुबह सुबह निकल जाता, ज्यादातर इन बातों का गवाह नहीं बन पाता। जब कभी उसने माँ से बहस करने की कोशिश की तो शारदा देवी ने साफ कह दिया, अनिल, तू मर्द है, औरतों के बीच की बातों में मत पड़। हमारी पीढ़ी ने भी बहुत कुछ देखा है। तेरी पत्नी को मैं बिगड़ने नहीं दूंगी। ये जब तुझे देखती है तभी इसे ज्यादा उल्टी और चक्कर आते हैं। सब नाटक है इसका काम से बचने का। ऐसे में तूने ज्यादा लाड प्यार किया तो हाथ से निकल जाएगी। सावित्री का दिल अक्सर रोने को करता, पर वह अपने आंसू छुपा लेती। 9 महीने की कठिन यात्रा के बाद वह समय आया जब बच्चा कभी भी इस दुनिया में आने का संकेत दे सकता था। तब सास ने कहा था, देख बहू, एक माँ ही अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रख सकती है। बेटी का दुख दर्द माँ से अच्छा कौन समझ सकता है। तो तू डिलीवरी के लिए अपनी माँ के पास चली जा या उन्हें यहाँ बुला ले। मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। एक तो मैं खुद ही बीमार रहती हूँ, घर के काम, ऊपर से तुझे और बच्चे को देखना, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। सावित्री ने धीमे आवाज में कहा, माँ जी, दीदी को ही बुला लीजिए। पिछले साल जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं गई थी। 1 महीने उनका बहुत ध्यान रखा। आज मेरी जरूरत के समय वो जरूर आएंगी। शारदा जी भड़क गई।
अच्छा, तो तू चाहती है कि मेरी बेटी आके तेरी तीमारदारी करे? वो अगले हफ्ते दामाद जी के साथ घूमने जा रही है, यहाँ फंस जाएगी तो जा नहीं पाएगी। तू अपनी माँ को बुला ले। सविता ने सोचा अगर माँ को यहाँ बुलाया तो माँ जी उनसे ही पूरा काम करवाएंगी। सविता ने मायके जाना ही उचित समझा और वो समय भी आया जब अस्पताल में घंटों तक दर्द सहने के बाद आदित्य का जन्म हुआ। माँ बनने की खुशी उसकी आंखों में छलक पड़ी थी, लेकिन शरीर और मन दोनों थक कर चूर थे। अभी 15 दिन ही डिलीवरी को हुए थे कि ससुराल वापस जाने का निमंत्रण आ गया। अभी तो उसका शरीर कमजोरी से उभर भी नहीं पाया था और उसे ससुराल जाना पड़ा। घर आने पर भी उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली। शारदा देवी ने कह दिया, बच्चा 15 दिन का हो गया है, घर का काम भी तो करना है। इतने समय से मैं घर संभाल रही थी, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, घर तुझे ही संभालना है। हर समय लेटी रहोगी तो शरीर और बिगड़ जाएगा। उठ, धीरे धीरे सब संभालना सीख। वो जाते जाते भी बड़बड़ाते गईं। आजकल की लड़कियां बस बहाने बनाती हैं। दूध पिलाना, बच्चे को झुलाना, यही तो करना है। हमने तो खेत खलिहान का काम भी किया था बच्चे के साथ, तू तो सिर्फ घर में है। सावित्री इन सब यादों में खोई हुई थी कि अचानक आदित्य ने फिर रोना शुरू कर दिया। उसने उसे गोद में उठाकर प्यार से चुप कराया। मन ही मन सोच रही थी, मैं चाहे जो कर लूं, माँ जी को कभी संतोष नहीं होगा। अगर काम करूं तो कहेंगी बच्चा रोता है, अगर बच्चे को संभालूं तो कहेंगी काम छूट गया। आखिर वह चाहती क्या है? उस दिन शाम को जब खाना बनाने का समय आया तो शारदा देवी ने आदेश दिया, सावित्री, रोटी और कटहल का कोफ्ता बना लेना। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ जी, आदित्य अभी अभी सोकर उठा है, आप जरा उसके पास बैठ जाइए, मैं फटाफट खाना बना देती हूँ। शारदा देवी हंस पड़ी, अरे यह कितनी देर जागेगा, सो जाएगा थोड़ी देर में। मैं अपना सीरियल देख रही हूँ, मुझे तंग मत कर। सावित्री ने मन महसूस कर बच्चे को साथ ही रखा और रसोई में चली गई। कुछ देर बाद अनिल घर लौटा, थका मांदा चेहरा लिए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, सावित्री बोली, आप आ गए, जाइए फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अनिल ने बच्चे की ओर देखा, उसे गोद में उठाया और मुस्कुरा कर कहा, कैसा है मेरा शेर? सावित्री ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन भारी था। उस रात सावित्री बिस्तर पर लेटी तो नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा, गर्भावस्था के दिनों का दर्द, सास के ताने और अब बच्चे के बाद भी वही सिलसिला। उसने सोचा, क्या यही जीवन है जहाँ मेरे हर कदम पर कोई न कोई सवाल खड़ा हो? माँ जी को मुझसे आखिर चाहिए क्या? मदद मांगू तो कमजोर, खुद काम करूं तो लापरवाह, और जब मैं थक कर सो जाऊं तो आलसी। सावित्री की आंखें भर आईं। वह चाह कर भी किसी से यह सब साझा नहीं कर पाती थी, बस अपने मन के भीतर ही सब दफन कर देती। और यहीं से उसकी आत्मा के भीतर एक धीमी धीमी कड़वाहट ने जन्म लिया, जो आने वाले सालों में एक खामोश तूफान बनने वाला था। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। छोटा आदित्य अब नन्हे कदमों से दौड़ता पूरे घर में शरारतें करता फिरता। उसके खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंजती। लेकिन उसी आंगन में अब एक अजीब सी दूरी भी पसरी हुई थी, सावित्री और उसकी सास शारदा देवी के बीच। जहाँ कभी सावित्री मन ही मन अपमान सहकर चुप रह जाती थी, अब उसके भीतर का धैर्य धीरे धीरे टूट रहा था। 5 साल के तानों और उपेक्षाओं ने उसके मन को कठोर बना दिया था। 5 साल पहले जो शारदा देवी चुस्त दुरुस्त थी, अब उनके हाथ पांव पहले जैसे नहीं चलते थे। घुटने का दर्द बढ़ चुका था और छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें सहारे की जरूरत पड़ने लगी थी। वह अक्सर बहू को आवाज देती, सावित्री, जरा पानी पिला दे, बहू दवा निकाल दे, गर्म पानी दे देना, पैरों की सिकाई करनी है। उनकी उम्मीद बढ़ गई थी कि अब बहू बेटी की तरह उनकी सेवा करेगी, लेकिन सावित्री का मन अब सेवा के भाव से दूर जा चुका था। जब भी शारदा देवी कुछ कहती, सावित्री चुप तो रहती, मगर उसका व्यवहार साफ बता देता कि वह केवल मजबूरी में सुन रही है, मन से नहीं। एक शाम अनिल दफ्तर से लौटा, थका हुआ था, लेकिन माँ की बेचैनी देखकर पूछ बैठा, माँ, दवा खाई आपने? शारदा देवी ने आह भरते हुए कहा, बेटा दवा तो खाई है, पर आजकल बड़ी थकान रहती है। बहू भी अब मेरी ओर ध्यान नहीं देती। जैसे ही मैं कुछ कहूँ मुंह बना लेती है। सर में दर्द रहता है, घुटने में इतना दर्द रहता है, पर मजाल है कि थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दे या सर ही दबा दे। पैर में दर्द से सूजन आ जाते हैं, सेकने के लिए पानी मांगती हूँ तो बाल्टी रख के चली जाती है। ये नहीं कि सिकाई कर दे। क्या यही होता है बहू का फर्ज? अनिल चुप हो गया।
उसे मालूम था कि माँ और पत्नी के बीच दरारें गहरी हो चुकी हैं। रात को उसने सावित्री से बात करने की कोशिश की। सावित्री, माँ बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है, तुम थोड़ी मदद कर दिया करो। सावित्री ने आंखें उठाकर कहा, मेरा जो फर्ज है निभा रही हूँ। माँ जी को ज्यादा अपनेपन की जरूरत है तो दीदी को बुला लें, या आप करिए, आपकी माँ है। मैंने आपको कभी मना किया है क्या माँ की सेवा से? अनिल निरुत्तर हो गया और आगे कुछ न बोला। सावित्री का मन अब भी पुराने जख्मों से भरा था। उसे याद था गर्भावस्था के दिनों में वह जब बार बार चक्कर खाकर गिर जाती थी तब शारदा देवी ने ताना मारा था, दुनिया की औरतें बच्चे जनती हैं, तू ही नखरे कर रही है, यह सब तेरा नाटक है। उसे याद था प्रसव के बाद जब वह कमजोर थी और बच्चा गोद में लेकर रात रात भर जागती थी, तब भी सास ने कहा था, हमने भी बच्चे पाले हैं, तू ही नोखे की नहीं है। ये सारी बातें उसके दिल पर चुभी हुई थी। वह चुपचाप सहती रही थी, लेकिन भीतर से टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद आज जब शारदा देवी को अपने पैरों में बहुत दर्द होता या आंखें धुंधली हो जाती तो सावित्री बस औपचारिकता निभाती। माँ जी, दवा वहीं रखी है, ले लीजिए। माँ जी, पानी चाहिए तो आदित्य को बुला लीजिए। उसके स्वर में वह अपनापन नहीं था जिसकी उम्मीद एक माँ अपने बेटे की पत्नी से करती है। अब शारदा जी पड़ोस की औरतों से भी यही कहती, बहू तो मेरी कोई सेवा नहीं करती, इस बुढ़ापे में मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। सबकी नजरों में सविता बुरी बहू बन गई थी, पर सविता को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन अनिल शारदा जी को डॉक्टर के पास से लेकर आया। आते ही उसने सविता को बुलाया और कहा, देखो सविता, डॉक्टर ने माँ के घुटने का ऑपरेशन करने को कहा है। 3 दिन बाद हम ऑपरेशन करवाएंगे, तुम्हें माँ का खास ख्याल रखना होगा। सविता ने बिना किसी भाव के 2 टूक कहा, देखो अनिल, कल से आदित्य की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मैं 15 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, कल बताना भूल गई थी तुम्हें। अनिल गुस्सा हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या सविता? मैंने अभी तुम्हें बताया माँ का ऑपरेशन होना है, उनका ख्याल रखना होगा, तो तुम मायके जाने की बात कर रही हो। सविता जो अभी तक शांत स्वर में बात कर रही थी अब भड़क गई, तो मैंने कब कहा ऑपरेशन मत करवाओ? दीदी को बुला लो माँ जी की देखभाल के लिए। और वैसे भी एक माँ का दर्द बेटी और बेटा से अच्छा कौन समझ सकता है? क्यों माँ जी, सही कहा ना? सविता ने शारदा जी की तरफ देख के कहा। शारदा जी कुछ न बोली। उन्हें याद आया कि यही जवाब उन्होंने तब दिया था जब सविता को उनकी जरूरत थी। सविता ने आगे कहा, जब मुझे जरूरत थी तब तो सब ज्ञान दे रहे थे, कोई नहीं आया मुझे संभालने। क्या मुझे प्यार, अपनेपन, सहारे की जरूरत नहीं थी? मैं क्या सिर्फ काम करने और फर्ज निभाने के लिए हूँ? सारा फर्ज सिर्फ बहू का होता है, ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मुझसे कोई भी उम्मीद ना करे। माँ की सेवा कीजिए आप और दीदी, मैं कल मायके जा रही हूँ। अनिल ने सविता को रोकते हुए कहा, सविता, ये तुम्हारी माँ जैसी हैं, तुम पुरानी बातों को भूल नहीं सकती। सविता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अनिल, जब एक लड़की शादी करके आती है ना, तो वो मायके से ये सोचकर नहीं आती कि मैं ससुराल जाकर किसी को प्यार सम्मान नहीं दूंगी। वो सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचती है। वो कोशिश करती है सास को माँ मानने की। घर वालों का व्यवहार ये तय करता है कि आगे चल के बहू के मन में कैसी भावनाएं आएगी। भावनाएं सामने वाले के व्यवहार से हमारे मन में उसके प्रति बनती हैं। आप जबरदस्ती किसी के प्रति अच्छी या बुरी भावना नहीं डाल सकते। बहू को कई मौके मिलते हैं खुद को अच्छा साबित करने का, पर सास और ससुराल वालों को कुछ ही मौके मिलते हैं बहू के दिल में जगह बनाने का। जब वो अपने जिंदगी के सबसे कठिन दिनों से गुजरती है, जो लोग उस वक्त उसका ध्यान नहीं रख पाए, वो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बहू उनके लिए अच्छी भावनाएं रखे? औरत के गर्भावस्था के समय उसके साथ किया गया व्यवहार वो मरते दम तक नहीं भूलती। और मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं। मैं कल जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। इतना कहकर सविता अपने कमरे में चली गई। ये सब बातें शारदा देवी सुन रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिन शब्दों को उन्होंने कभी गुस्से या ताने में कह दिया था, वही अब उनकी अपनी जिंदगी पर भारी पड़ रहे थे। बहू के मन में जमी कड़वाहट अब सेवा के रास्ते में दीवार बन चुकी थी। उस रात वह देर तक छत की ओर देखती रही। मन ही मन बोली, काश मैंने उस वक्त थोड़ी नरमी दिखाई होती, काश मैंने बहू को बेटी समझा होता, आज शायद यह दूरी न होती। यह सिर्फ सावित्री और शारदा देवी की नहीं, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहाँ रिश्तों में कड़वाहट छोटे छोटे तानों से जन्म लेते हैं और समय के साथ गहरी खाई बना देते हैं। प्यार और अपनापन जहाँ होना चाहिए, वहाँ यदि उपेक्षा और ताना हो तो रिश्ते जिंदगी भर बोझ बने रहते हैं। दोस्तों,
आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर इस कहानी में गलती किसकी है। ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।